morning students. So today I am going to start chapter 6, that is molecular basis of inheritance. तो ये चैप्टर जो है ये आपका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और इसमें आपको ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इनिशियली, बट बार बार अगर आप उसको पढ़ोगे तो तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा. तो आप जब भी वीडियो देखोगे तो इसको ध्यान से देखना और जो भी डाउट्स रहेगा उसको अंडरलाइन करके आप उसको रखिएगा ताकि आप अपना डाउट जो है क्लियर कर सके. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ न्यूक्लिक एसिड, सो दैट इज डीएनए एंड आरएनए. So all of you know that DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. So these are the different type of nucleic acids. And nucleic acids are called genetic material. In most of the eukaryotic organism or complicated organism, DNA is the genetic material, whereas the RNA, so that is the genetic material of only few virus. The virus is also having DNA as a genetic material and RNA as genetic material, but the rest of all the eukaryotic organism, they are having DNA as a genetic material. So what do you understand by genetic material? Genetic material are the material which can be transmitted from parents to progeny. जैसे आपको क्रोमोसोम्स के बारे में मालूम है, तो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, जब आपका सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर रहे हैं, तो उस सिंगल सेल में जो क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम जो ये ट्रांसफर हो रहा है. बाकी कोई भी चीज आपके सेल में ट्रांसफर नहीं हो रहा है पेरेंट्स से प्रोजेनी में. तो प्रोजेनी को क्या मिल रहा है पेरेंट्स से? क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स जो है उसमें बहुत सारे जीन्स हैं. हर एक जीन जो है एक एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो कोई भी इंडिविजुअल उसमें आप जो भी कैरेक्टर देख रहे हो, सारे कैरेक्टर जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स. और जीन्स आपका कहाँ पर है? क्रोमोसोम्स में. ओके, सो इन योर बुक इन प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम इट इज गिवन डीएनए के रूप में एक्सप्लेन किया गया है. ओके, अब डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? नाउ यू सी द डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डीएनए एंड द क्रोमोसोम. अगर आप क्रोमोसोम को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे एक स्लाइड में, तो क्रोमोसोम जो है आपको एक कॉइल्ड थ्रेड जैसा दिखेगा. अब यहाँ पर आप देखिए, दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड, और ये दोनों स्ट्रैंड्स ये जो है ये कॉइलिंग फॉर्म में है. और इसके बीच में आप देखिए, जैसे आप देखते हैं लैडर, स्टेप पर हम चढ़ रहे हैं. स्टेप जो है उसके दोनों साइड में बाउंड्री है और उसके बीच में आप स्टेप्स देख रहे हो. उसी तरह से डीएनए जो है, डीएनए आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स, दो धागा है, और उसके बीच में देखिए ये लैडर जैसा है, स्टेप जैसा है. ओके, नाउ व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए इज अ डबल हेलिक्स. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल हेलिक्स? डबल माने टू, हेलिक्स का मतलब स्ट्रैंड. तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू हेलिक्स और द डबल हेलिक्स. और ये थ्योरी किन्होंने प्रपोज किया था? टू साइंटिस्ट, Watson and Crick. Because regarding the structure of the DNA, many theories were proposed by different scientists, but the most widely accepted theory, so that was proposed by Watson and Crick, and according to the theory, the DNA it is a double helix. Two helically twisted strands connected by steps. As I told you, now these are two strands, and these two strands, how they are connected? They are connected by steps. Okay. Each strand consists of alternate molecule of deoxyribose and phosphate. अगर आप ये क्रोमोसोम को अगर आप खोल दोगे तो ये सीधा हो जाएगा, और ये हर एक स्ट्रैंड जो है यहाँ आपको क्या मिल रहा है? यहाँ आपको एक डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल है, फिर उससे जुड़ा हुआ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है. Then again the phosphate, so that is connected by to the deoxyribose sugar. So like this, each strand consists of alternate molecule of deoxyribose sugar and the phosphate group. Then each step is made up of the purine and the pyrimidine. जैसे हम बोले कि ये एक स्टेप है, तो ये स्टेप में क्या है? ये स्टेप में आपका नाइट्रोजनस बेस है, और वहाँ दो तरह का नाइट्रोजनस बेस है, वन इज द प्यूरिन, अनदर इज द pyrimidine. तो हर एक स्टेप जो है उसमें एक प्यूरिन है और एक pyrimidine है. So each step is made up of the purine and pyrimidine. Two strands are intertwined in clockwise direction, so that is called right hand helix. तो ये जो क्रोमोसोम जो आपका कॉइलिंग हो रहा है, ये राइट हैंड कॉइलिंग है. ये क्लॉकवाइज आपका, इसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, और इसको हम बोल रहे हैं राइट
Then the strand completes a turn is 24a. अगर आप इसका डिस्टेंस अगर आप मेजरमेंट करोगे तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ये कॉइल एक कंप्लीट टर्न ले रहा है तो ये डिस्टेंस आपको 34a. a is the unit of measurement of the length of the DNA. So the total distance that is 34a. और ये एक टर्न में आपका कितना न्यूक्लियोटाइड्स है. न्यूक्लियोटाइड का मतलब है डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड द फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस बेस. ये तीनों मिलकर के वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो हर एक टर्न में आपको कितना न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, 10 मिलेंगे. तो इसका मतलब है हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये कितना डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रहा है. सो दैट इज 3.4a. So altogether the distance that is 34a and each nucleotide it consists of a distance of 3.4a. The width of DNA is 20a. अगर आप इसका width का अगर आप मेजरमेंट करोगे तो इसका width कितना है, so that is 20a. So these are all the important point about DNA. DNA is a polymer. So what do you understand by polymer? Poly means many. And the mer is a monomer. Monomer means single unit. So the DNA consists of single unit of nucleotide. And why it is called polymer? Because it consists of thousands of nucleotides. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में जोड़ करके डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है. ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है और यही कारण है कि हम इसको पॉलीमर बोल रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? Nucleosides, that is deoxyribonucleic sugar plus nitrogenous base, whereas a nucleotide, so that is a deoxyribose plus nitrogenous base plus phosphate. So that is the difference between nucleoside and nucleotide. Now deoxyribose sugar, which is there in the strand of the DNA, so that is a pentose sugar. Pentose sugar means यहाँ पर 5 कार्बन एटम है और एक सिंगल एटम ऑफ द ऑक्सीजन है. अब आप एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक सिंगल एटम ऑफ द ऑक्सीजन है एंड दिस इज नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन और एंड नंबर 5 कार्बन जो है ये रिंग के बाहर में है. ओके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द CH2OH2. और यहाँ पर देखिए नंबर 1 कार्बन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक H ग्रुप जुड़ा हुआ है. नंबर 2 कार्बन के साथ 2 H ग्रुप जुड़ा हुआ है. नंबर 3 के साथ एक H, एक OH जुड़ा हुआ है और नंबर 4 के साथ एक CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक H ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर जो एक पेंटोज शुगर है. और राइबोज शुगर जो है ये दोनों का स्ट्रक्चर में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. डिफरेंस आपका कहाँ पर है? डिफरेंस है कि यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ पर आपको नंबर 2 कार्बन में 2 H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H की जगह में आपका एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. So that is the only difference between the deoxyribose sugar and the ribose sugar. Okay. Now what is nitrogenous base? Nitrogenous base, these are making the steps of DNA strands. And there are two types of the nitrogenous base. One is purine, another is pyrimidine. So purine is adenine and guanine. यहाँ 4 अलग-अलग तरह का nitrogenous base आपको DNA मिलेगा. Adenine, guanine, cytosine and thymine. तो प्यूरिन जो है, प्यूरिन में आपका कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एक हो गया एडेनिन, दूसरा आपका हो गया गुआनिन. और ये एडेनिन एंड गुआनिन जो है ये डबल रिंग कंपाउंड है. यहाँ आपको एक बेंजीन रिंग मिल रहा है और एक इमिडाइजन रिंग मिल रहा है. ओके, नाउ हियर यू सी द डायग्राम. नाउ दिस इज द डायग्राम. यहाँ पर देखिए आपका कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और ये इमिडाइजन रिंग में देखिए आपका 2 नाइट्रोजन है और बाकी कार्बन है. तो प्यूरिन जो है ये डबल रिंग कंपाउंड है जिसमें आपको 2 अलग-अलग रिंग मिल रहा है. तो इसका डायमीटर जो है ये ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू द pyrimidine. Pyrimidine is another nitrogenous base and pyrimidine consists of cytosine and thymine. So this is the structure of pyrimidine. And pyrimidine, so that is a single ring compound, whereas the purine, so that is a double ring compound. Then the base pairing which is taking place, because I told you there are 2 different types of the nitrogenous base. One is purine, another is pyrimidine, and always there is base pairing between purine and pyrimidine, not between 2 purine or 2 pyrimidine. Okay. So what is the specific base pairing? So that is adenine is always pairing with thymine and cytosine is always pairing with guanine. And they are how they are connected to each other? They are connected to each other by the formation of the hydrogen bond. So here you see adenine is pairing with thymine by 2 hydrogen bond and the cytosine is pairing with guanine by
So the two purine will occupy too much space. As I told you, the distance between the two strands, so that is only 20 angstrom. And within this distance only the nitrogenous base need to occupy. So if there will be base pairing between two purine and the purine, then what will happen? There will be no space. Because as I told you, the purine, so that is a double chain compound. So it will occupy much space. And the space which is 28, so that is not enough to occupy two purine. Similarly, if there will be two pyrimidine, pairing between two pyrimidine, then pyrimidine, so that is a single ring compound. So you can find out there will be the space will remain there. So the base pairing which is taking place in DNA, so that is taking place in a specific way. And always you can see adenine, so that is pairing with thymine, and the cytosine, so that is pairing with guanine. So if you take the amount A by T, so that is always a constant, so that is 1. Similarly C by G, so that is always constant 1. Or the amount of the purine, so that is equal to the pyrimidine. Suppose in the DNA there is 60 purine are there, then what will be the number of pyrimidine? So that will also be 60. So like this you can get a small numerical question also. Okay. So we are taking the amount as a constant amount, so that is 1. It may not be exactly always 1. It may vary in between. Either it can be a little bit less than 1 or it can be a little bit more than 1. Okay. Now the question is, when the base pairing, so that is taking place, then how the bond formation is taking place, so that is by the formation of the hydrogen bonding. And the hydrogen bond, you know that, so that is a weak bond. Then how can we say that the DNA, so that is a stable molecule? Because any molecule which is not stable cannot be the genetic material. And the DNA is a stable molecule. Then how can we say that there are hydrogen bonds are there, but still the DNA, so that is a stable molecule? The answer is that because DNA is a polymer, it is a long chain molecule, and you can find out there are so many thousands of the hydrogen bonds are there. And this many number of hydrogen bond, it is giving stability to DNA molecules. And the phosphate, so that is connected to deoxyribonucleic sugar, because as I told you, the each strand consists of alternate molecule of deoxyribonucleic sugar and the phosphate. So the phosphate, so that is connected to 5' carbon of 1 deoxyribonucleic sugar, and at the other end you can find out this is connected to the 3' end. So at 1 deoxyribonucleic sugar it is connected to 5' end, and the another it is connected to 3rd carbon. One it is connected to the 5th carbon outside the ring, and the another it is connected to the 3 carbon. So when we explain the DNA, then we can write down the DNA strands, one as 5' end, another as 3' end. So at the 5' end you can find out there is a phosphate is there, and at the 3' end there is a free OH. So we can refer the strand as 5' and 3', and the another strand, so that runs opposite. And here you can refer as 3' and 5'. So both the strands of the DNA, so they are antiparallel. They are having anti-polarity. So we can say that one is 5' end, another is 3' end, but the opposite one, this is 3' and this is 5'.